नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटिक्स दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जो भी खबरें थी चर्चा में और परीक्षा पर आधारित कौन कौन से प्रश्न इनसे पूछे जा सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक एक करके हम सारी खबरों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है जानना जरूरी है, जैसे कि खाप पंचायत क्या है, उसकी भूमिका अभी कुछ बदलते हुए दिखी है तो वो क्या है, किस मामले में है और वह किस तरह से देखी जानी चाहिए। फिर पत्नी के साथ बनाया गया संबंध एक अपराध है, यह किस तरह से स्पष्ट होता है, यह समझने का प्रयास करेंगे। और राज्य वित्त आयोग वर्तमान में ये चर्चा में है, जिसके पीछे की वजह है जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसके द्वारा आई एक रिपोर्ट, जिसने यह बताया है कि राज्यों ने राज्य वित्त आयोग को लेकर के थोड़ी सी लापरवाही बरती है और किस किस्म की है इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो इस साल की शुरुआत में बजट के दौरान चर्चा में रही और उसके बाद अभी उसको कार्यान्वयन के बाद उस पर कुछ अपडेट है वह जानेंगे और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी की दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में होंगी, यानी कि यूपीएससी का हब अब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा, क्योंकि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस होंगी नोएडा में। और नोएडा में कहाँ होंगी? नोएडा सेक्टर 15 में। तो अब जिन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है उन्हें मुखर्जी नगर नहीं आना, उन्हें तो आना होगा मुखर्जी नगर की जगह नोएडा सेक्टर 15 में। और कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में ही है मेट्रो स्टेशन से, तो आसानी से आप पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस एड्रेस पर आ सकते हैं। C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 और ये है नोएडा उत्तर प्रदेश। ये नंबर है, आप चाहें तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो वहां लिंक क्लिक करके जानकारी आप फिल कर दें तो आपको कॉल बैक आ जाएगा, या तो इसके अलावा लोकेशन की लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फिलहाल के लिए ये महत्वपूर्ण बात जो है इसको जानने के बाद अब आगे बढ़ सकते हैं कि इस जगह पर नोएडा सेक्टर 15 में जो बैच शुरू हो रहा है पहला जीएस फाउंडेशन का, आईएसजीएस फाउंडेशन का, वह 9 दिसंबर से सुबह 11:30 बजे से, और इंग्लिश मीडियम के लिए 12 दिसंबर से शाम को 6 बजे से पहला बैच शुरू हो रहा है। तो जिन्हें भी एडमिशन चाहिए वो सेंटर में विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या तो एक नंबर है आप इस पे चाहे तो फोन भी कर सकते हैं 87501 87501। तो अब बढ़ते हैं हम आगे, खबरों को एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं खाप पंचायत की भूमिका। जो खाप पंचायतें हैं उनमें अभी हाल ही में देखा गया है कुछ पंचायतों के द्वारा जो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, उनके द्वारा सम्मानित करने की और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करने को देखा गया है। तो आखिर क्या है, देखिए खाप पंचायतें क्या है हमें पहले यह समझना पड़ेगा। उत्तर भारत में विशेषकर जो हरियाणा का क्षेत्र है वहां पर कुछ पारंपरिक समुदाय आधारित व्यवस्था होती है और यह व्यवस्था कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, यानी कि अनौपचारिक न्यायिक निकायों के रूप में यह कार्य करती हुई दिखाई देती है। और मुख्य रूप से इसकी संरचना के पीछे कुछ आधार होते हैं, जैसे कि एक गोत्र या फिर बिरादरी के सभी गोत्र मिलकर खाप पंचायत बनाते हैं। और उसके बाद यह पंचायत 5 गांव तक भी हो सकती है, 20-25 गांव तक भी हो सकती है। और यहाँ पे खास बात यह होती है कि ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा काम करते हैं। मतलब कि यह जो जानकारी है खाप पंचायत की, इसमें यह जानना जरूरी है जो ये अस्तित्व में आए ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आए। तो इनमें जो अस्तित्व में आने के बाद काम रहा तो उसमें जो संरचना इनकी निर्मित होती थी वो कैसे होती थी, एक खास बिरादरी या गोत्र के लोग इकट्ठा होते थे और उसके बाद हम कह सकते हैं न्यायिक निकाय के रूप में, लेकिन अनौपचारिक रूप से ये काम करते थे। तो जो उनके अपने मानदंड थे, जो उनकी प्रथाओं में थे, उन प्रथाओं को प्राथमिकता देते हुए वो अपने नियम कायदे लागू करते थे, मनवाते थे और बनाते थे। लेकिन हाल में देखा गया कि खिलाड़ियों के लिए समर्थन भी इनके द्वारा किया गया, जो सफल महिला खिलाड़ी थी, जिससे हरियाणा में जैसे विशेष रूप से देखा जाए तो खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके अलावा हम देखें तो लैंगिक न्याय यौन उत्पीड़न के खिलाफ 2023 के पहलवानों के विरोध में भी देखिए जो लैंगिक न्याय की बात की जाए तो जिसमें यह देखा गया कि यौन उत्पीड़न का मसला सामने आया था, तो वहां पर भी खाप पंचायतों ने अपनी सक्रियता दिखाई थी इस संदर्भ में। उदाहरण के लिए जो सबसे प्रभावशाली खाप है वहां पर महम चौबीसी, उसने न्याय और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के संबंध में महिलाओं के मुद्दों को लेकर के स्पेशली आवाज उठाई थी।
तो ये चर्चाएं जो चली कि एक जो अनौपचारिक तरीका है वह कुछ ऐसे स्टेप ले रहा था जो अलग थे परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जुड़ा हुआ फैसला भी हमें दिखाई देता है, जैसे कि कहीं पे कुछ मामले ऐसे आ रहे थे ऑनर किलिंग के, आमतौर पर चर्चा में रहते थे। तो ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ एक मसला है, वो प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ जो मसला था वह था शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ मामले 2018 में, जहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही कि ऑनर किलिंग और अंतरजातीय विवाह के मुद्दे के संबंध में उन्होंने निर्णय देते हुए कहा कि ऑनर किलिंग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऑनर किलिंग होती क्या है? जैसे मान लीजिए परिवार में अपने सम्मान की रक्षा के लिए, जैसे मान लीजिए किसी महिला के द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाता है, ऐसी बात होती है जिससे कि पुरुषों को, परिवार के पुरुषों को यह लगता है यह जो हुआ है उनके सम्मान में कमी लाता है और इस वजह से वो अगर किसी की हत्या कर देते हैं तो वह ऑनर किलिंग है। तो ऑनर किलिंग के संबंध में कहा कि अगर यह होता है तो यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोई व्यक्ति अपने हिसाब से जीना चाहता था, उसे जीने नहीं दिया गया और यहाँ पे ये बात विशेष रूप से कही गई कि राज्य सरकारों को इसे रोकने के लिए कदम भी उठाने चाहिए। तो राज्य सरकारों को लेकर जो निर्देश दिए गए उसमें विशेष प्रकोष्ठ इस मुद्दों से निपटने के लिए, यानी कि ऐसा ऑनर किलिंग हो ही ना, उसके लिए विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की बात कही गई और राज्य सरकारों के माध्यम से अगर ऐसा जब होगा तो सीधी सी बात है ऑनर किलिंग पर लगाम भी लगाई जा सकेगी। तो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है और उसके बाद राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना करें और ये स्थापना होने से क्या होगा, जो भी युगल हैं जिनकी ऑनर किलिंग को लेकर के शंका है तो ऐसे में उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। ये पूरा एक चक्र है जो आपको समझना चाहिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पत्नी के साथ बनाया गया संबंध एक अपराध हो सकता है, बलात्कार हो सकता है अगर उसमें जो पत्नी है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। कुछ यही मामला सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला है जिसमें यह देखा गया कि एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला के साथ इस प्रकार से संबंध बनाए गए और इस प्रकार से बातें रखी गई कि वह शादीशुदा है, यानी कि वे दोनों शादीशुदा हैं, शादी की तरह उसने ट्रीट किया और उसके बाद में जब विवाद आगे बढ़ता है और विवाद आगे जाता है और आगे जाने के बाद मामला यहां तक पहुंचता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि भले वो पति पत्नी है लेकिन अगर पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो पत्नी की सहमति से भी यह नहीं माना जाएगा कि यह अपराध नहीं है। अगर उम्र कम है तो इसे पॉस्को एक्ट के तहत ही देखा जाएगा, जिसमें कि यह साफ साफ कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र अगर है और यौन गतिविधि होती है किसी के साथ तो वह दुराचार के रूप में ही देखा है। तो ऐसे में यह बड़ी बात हो गई, इसे समझना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले देखिए शारीरिक संबंध की सहमति और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध अगर बनाया जाता है तो वह बलात्कार होगा, भले ही वह विवाहित ही क्यों ना हो, वह महिला पत्नी ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, शादी से हो जाने बस से बात नहीं बनेगी, उम्र भी 18 से ऊपर होनी चाहिए, यह बात स्पष्ट कर दी। अब यहां पे बात आती है तो नाबालिग से जुड़े मामलों में बलात्कार का निर्धारण करते समय पीड़िता की वैवाहिक स्थिति को नहीं देखा जाएगा, यह बात स्पष्ट कर दी है। अगर कोई नाबालिग है तो विवाहित है, इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कोई व्यक्ति बच जाएगा। अब यहां पे बात ही कह दी कि पॉस्को एक्ट लागू होगा, पॉस्को लगेगा उस पे। और बलात्कार की धारा कहां पे है, जो नए कानून है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है। बलात्कार है क्या, बलात्कार तब होता है जब किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना कुछ निर्दिष्ट शर्तों के तहत यौन संबंध बनाए जाते हैं। अब आप देखेंगे तो बलात्कार की परिभाषा में तो यह साफ साफ लिखा है कि उसकी सहमति के बिना, लेकिन अगर किसी ने सहमति दी है, मान लीजिए उसकी उम्र लेकिन 18 वर्ष से कम है, तब भी वह बलात्कार होगा, क्योंकि पॉस्को एक्ट में भी साफ साफ यह बात दी है कि न्यूनतम जो है कंसेंट अगर है भी 18 वर्ष से कम में तो कंसेंट नहीं माना जाएगा, वह अपराध ही माना जाएगा। तो यहाँ पे ये बात को समझे, पॉस्को अधिनियम 2012 के तहत सहमति की आयु को समझने वाली बात है यहाँ पे कि पॉस्को अधिनियम 2012 में यौन गतिविधि के लिए आय 16 से बढ़ा के 18 की गई थी, पहले 16 थी लेकिन जब 18 कर दी गई 16 से। तो यहाँ पे एक बात आप समझिए, यह उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का जो उद्देश्य कहा गया है वो ये कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाना उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि बच्चों को अपराधी
घोषित कर दिया जाए या उन्हें अपराधी बना दिया जाए इन मामलों में। उद्देश्य ये नहीं, उद्देश्य ये है कि यौन शोषण ना हो जाए, क्योंकि वो अगर बच्चे ही माने जा रहे हैं 18 वर्ष का उम्र के, जो सीमा निर्धारित कर दी है, तो उसमें उनकी सहमति मायने नहीं रखती, उनकी सहमति मैच्योर सहमति नहीं मानी जाएगी। ये बात स्पष्ट होती है पॉक्सो के माध्यम से। और पॉक्सो है क्या? पॉक्सो क्या है? पॉक्सो है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। तो पॉक्सो के बारे में पता रहे, कानून के तहत जो नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ हैं, उन मामलों में जैसे कि यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी, इन सब में कार्रवाई की जाती है और जितना बड़ा अपराध है उतनी बड़ी सजा हो सकती है, मृत्यु दंड तक देखने को मिल सकता है इसमें। अब यहाँ पे पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत सहमति क्या आप समझ गए कि क्या है? 16 थी पहले, फिर वृद्धि कर दी गई कितनी? 2 वर्ष की। तो अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? 18 है। 18 वर्ष से कम की अगर कोई महिला है, विवाहित भी है, तब भी उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी, पॉक्सो के आधार पर हम कह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी यही कहता है। और उसके बाद उच्च न्यायालय साफ साफ कह दिया है कि ऐसे में ऐसा कोई भी मामला आता है तो उसे अपराध माना जाएगा। अब चूंकि हाईकोर्ट का फैसला जो होता है वो अभिलेख का न्यायालय होता है, तो आगे कभी भी कोई ऐसा मामला आता है तो ये जो है एक नजीर की तरह काम आएगा, ये जो फैसला भी हाल में हुआ है। अब आगे देख लेते हैं राज्य वित्त आयोग पर रिपोर्ट। देखिए, जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एक रिपोर्ट जारी की है राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में, क्योंकि जितने राज्य वित्त आयोग हर राज्य में बनने चाहिए, पहली बात तो वो पूरे नहीं हुए, और दूसरी बात ये कि अब तक में जितने राज्य वित्त आयोग का जितनी बार गठन हो जाना चाहिए उतनी बार नहीं हुआ, क्योंकि बहुत समय से यह बात कही गई है कि 5-5 वर्षों के लिए इनका गठन होगा, लेकिन लगातार कई राज्यों में इसका पालन नहीं हुआ है। और राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? जो पंचायती राज है, जो शहरी स्थानीय स्वशासन है, उनको उनके लिए जो धन की मुहैया कराने की सिफारिशें हैं इसके माध्यम से होती है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है, इसको समझना होगा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अभी हाल ही में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ है, इस रिपोर्ट में यह भी पता चला। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह बात जाहिर की है और उसने ये कहा है कि राज्य वित्त आयोग के गठन में देरी हो रही, कई राज्यों में हुआ भी है तो अभी वो बहुत पीछे चल रहे हैं कि जितनी बार उनका हो जाना चाहिए था वहां पे गठन, उतनी बार हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य बिंदु पहले हम समझिए कि राज्य वित्त आयोग जो है भारत के संविधान में 243 आई के तहत राज्यों द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इनका उल्लेख मिलता है। तो संविधान में उल्लेख क्यों मिलता है? क्योंकि इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अब 73वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1992 का हुआ और 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक होगा, यह बात भी उसमें जाहिर कर दी गई। अब उसके बाद राज्य सरकार और स्थानीय निकायों, यानी कि जैसे पंचायती राज हो गया और इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय होगा, उनके बीच जो वित्तीय संसाधन है, जो वित्त है, उसका जो वितरण है, उससे संबंधित सिफारिश कौन करेगा? राज्य में राज्य वित्त आयोग करेगा। जैसे केंद्र में क्या होता है, जो अन्य जो भारत के राज्य हैं, केंद्र सरकार के बीच में जो वित्त को लेकर के बंटवारे को लेकर सिफारिश है वो केंद्रीय वित्त आयोग करता है, लेकिन राज्य के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग किसमें कर रहा है? जो स्थानीय निकाय हैं, पंचायती राज हैं, शहरी स्थानीय जो स्वशासन है और जो राज्य हैं, उनके बीच में वित्त के बंटवारे को लेकर सिफारिश करेगा, वित्त के वितरण को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पे बात तो स्पष्ट हो गई। 15वें वित्त आयोग 2021-26 ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि 9 राज्यों ने अपने छठे स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि कहीं पर 6 बार गठित कर लिया गया राज्य वित्त आयोग 9 राज्यों में, लेकिन कहीं पर तो अभी 6 बार क्या 3-4 बार ही हुआ है। तो ये अंतर देखने को मिलता है कि 9 ही राज्यों में अब तक 6 बार हुआ है। ठीक है, तो जबकि सभी राज्यों द्वारा इसका गठन कब तक कर लिया जाना था? 19-20 तक कर लिया जाना था, तो वही कई राज्य पीछे चल रहे हैं। अब उसके बाद कहीं पर दूसरा या तीसरा चल रहा है, जो मैंने कहा पीछे चल रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो गई। रिपोर्ट में जो मुख्य बातें वो यही थी कि यहाँ पर जो कि राज्य वित्त आयोग का जो काम है वह काम स्पष्ट कर दिया गया है सिफारिशों के संदर्भ में। अगर वो आएगा ही नहीं अस्तित्व में तो सिफारिशें देगा कैसे? तो जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज है, वहां तक वित्त की उपलब्धता सही तरीके से, सही मात्रा में कैसे सुनिश्चित हो सकेगी, ये सवाल उठता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में कई लोगों के द्वारा ये कहा गया कि राज्यों को अनुदान सहायता रोक दी जाए अगर वो राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं करते हैं। तो ये बात कुछ समय बाद रिपोर्ट में भी ये बात कही गई थी। ठीक है, तो पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका तो हम समझ गए हैं कि 2024-25 और 2025-26 के लिए अनुदान जारी करने से पहले राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में
राज्यों की संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति को प्रमाणित करना है। तो आप ये बात समझिए कि जो मुख्य काम है, जो स्थानीय निकाय हैं, वो स्थानीय मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी जो उनके छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे रहते हैं उस क्षेत्र के, उनकी सीमा के क्षेत्र में, वहां वो तभी बेहतर काम कर सकेंगे। मतलब कि सरकार में हम देखें तो सबसे निचले स्तर पर जो काम कर रहे हैं स्थानीय निकाय, अगर वित्त सही उचित मात्रा में नहीं आएगा, उसकी सही सिफारिश नहीं होगी, तो सिफारिश नहीं होगी तो सीधी बात है उचित मात्रा मिलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा वह क्षेत्र, जो भी क्षेत्र होगा या जो भी राज्य होगा, तो उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता तो है ही। फिर उसके बाद आगे देखते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना इस साल बजट के दौरान चर्चा में आई और यह काफी महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक रही, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ जब नौकरी लगती है तभी अनुभव होता है, या किसी को स्टार्टअप करना है तो पहले वो तो कहीं जॉब करे या तो फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस प्राप्त करे, या तो मान लीजिए जॉब नहीं किया है, स्टार्टअप अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी उसे जो कॉर्पोरेट है वर्ल्ड है उसका एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए कि काम करने वाले कैसे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई सरकार के माध्यम से, और आने वाले कुछ वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की गई। अब यहाँ पे देखिए मुख्य बात कि बजट 2024 में यह आई योजना। फिर उसके बाद मुख्य लक्ष्य क्या था, युवा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए छात्रों को इंटर्नशिप अवसर, क्योंकि इंटर्नशिप होगा तो उनको कार्य का अनुभव होगा, कार्य संस्कृति का भी होगा और कार्य का भी होगा। फिर इसका उद्देश्य क्या है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को, अब इसमें इंटर्नशिप जो मिलेगी उसमें क्या होगा कि सरकार की ओर से 4,500 रुपए मासिक वजीफा भी मिलेगा जिन्हें इंटर्नशिप प्राप्त होगी, और कंपनी भी देंगी। कंपनी अपने कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से, जिसको हम CSR बोलते हैं, CSR से ये भी 500 रुपए देंगे। CSR में यह बात तय होती है कि कंपनी की जिम्मेदारी पर्यावरण समाज के लिए कुछ होती है, तो उस दिशा में जो उनका हिस्सा बनता है, जहां पे उन्हें जितना खर्च करना है उसमें से एक खास अमाउंट वो यहां खर्च कर सकते हैं, और यह सरकार ने अपनी तरफ से छूट दी है। इसी वजह से 500 रुपए इनके माध्यम से दिए जाएंगे, 4,500 सरकार देंगे। और इसी तरह से इंटर्नशिप वालों को आप देखें तो कुल पैसे कितने मिलेंगे समझ में आ गया आपको। नामांकन के समय 6,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, और इसके अलावा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज भी होगा। तो डीएम बीमा कवरेज भी हो रहा है, शुरू में एक मुश्त अनुदान भी मिल रहा है, और उसके बाद हर महीने का जब तक इंटर्नशिप चलेगी वजीफा भी मिलेगा, स्कॉलरशिप। तो अब आप देखें यहाँ पर जो भी लोग हैं वह इंटर्नशिप प्राप्त कर सकेंगे, उसके लिए योग्यता की भी जरूरत होती है कि वह जो पात्रता है वह क्या है। तो 21 से 24 वर्ष की आयु के वे अभ्यर्थी जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं लगे हैं, 1 वर्षीय इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने कम से कम कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब अगर कोई 10वीं तक पास नहीं किया है तो इंटर्नशिप नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे तीसरी बात देखिए कि सरकारी नौकरी वाले परिवारों के व्यक्तियों को इससे बाहर रखा गया है। चौथी बात, यह योजना स्नातकोत्तरों के लिए उपलब्ध नहीं है, जो बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए उनके लिए नहीं, यह स्नातकोत्तर या इससे ऊपर। फिर जो उम्मीदवार IIT, IIM या IISER जैसे प्रमुख संस्थान हैं वहां से शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की है उन्हें भी नहीं मिलेगा, जिन्होंने CA वगैरह किया है उन्हें भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं CMA है, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। परिवार का ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने 2023-24 में 8 लाख रुपए या उससे अधिक की आय अर्जित की है वो भी पात्र नहीं होंगे। तो पात्रता के लिए क्या होना चाहिए और कौन ये सब होते हुए भी नहीं पात्र हो सकेंगे, वो कंडीशन भी यहाँ पे बता दी गई है। तो दोनों ही बातों का ध्यान रखने के बाद ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। अब लाभ की बात करें तो सबसे बड़ा जो लाभ है, धन के अलावा एक व्यवहारिक कौशल भी मिलेगा। काम कैसे करना है, जैसे किसी ने पढ़ाई कर ली उसको पता है कि हाँ ये नॉलेज है और यहाँ पे जो काम होता है इसी नॉलेज पे बेस्ड होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह कैसे होता है, क्या वहां का वर्क कल्चर है, कैसे डील करना होता है, वो सारी चीजें भी सीखने को मिलती है। युवाओं को वित्तीय सहायता तो मिलेगी, तो ये दूसरा लाभ तो है ही। तो अब ये जो टॉपिक हमने देखे हैं इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल देख लेते हैं, एक एक करके सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसका आप जवाब देते जाइएगा। जैसे कि सवाल नंबर 1 है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को किस वर्ष के बजट के दौरान इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2022-23, 23-24, 24-25 या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं सवाल नंबर 1।
फिर पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत यौन गतिविधियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो ये सवाल नंबर है 2। तो 2 का जवाब क्या है? A, B, C, D, वो बता दीजिए। फिर सवाल नंबर 3 है, राज्य वित्त आयोग के गठन का आधार है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 75वां संविधान संशोधन अधिनियम या 76वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो ये मुख्य बातें थी जो आपको जानना जरूरी है और उम्मीद है कि आप हर एक सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।